अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली मुस्तफ़ा है। आप देख रहे हैं इलाज मुआवजा का ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद खुरम, जो कि एक रिनाउंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और जनरल फिजिशियन है ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इलाज मुआवजा। ऑलमोस्ट इनका 9 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। लाहौर के जितने भी रिनाउंड हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं और कुछ क्लिनिक्स हैं जहाँ पे ये अभी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड भी कर रहे हैं। ये हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, और इसके अलावा अभी जो करंटली ये काम कर रहे हैं ये जुबैदा मजीद क्लिनिक टाउनशिप में, और इसके अलावा रोशन मेडिकल एंड डेंटल क्लिनिक के अंदर ये अपनी वर्किंग मतलब अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और इसके अलावा किड्स केयर क्लिनिक डीएचए के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिकेट्स इन किड्स के हवाले से, कि बच्चों की जो हड्डियां हैं उनकी नशोनुमा नहीं हो पाती। नशोनुमा की वजह से बच्चों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, और एक स्टैट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के अंदर 2 महीने से लेकर 12 महीनों तक की बच्चों की एज में ज्यादा रिकेट्स की बीमारी पाई जाती है। तो आज हमारा बेसिकली जो टॉपिक है, हम इसकी कॉजेज देखेंगे, हम इसकी सिम्टम्स देखेंगे, और फर्दर इसका क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। और मैं बढ़ता हूं डॉक्टर शहजाद खुरम की तरफ, और आज का जो हमारा सेशन है उसको हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं डॉक्टर शहजाद से थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन चाहूंगा, और फिर फर्दर जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा उसको हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहजाद। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? डॉक्टर शहजाद कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ऑल गुड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जैसे मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि आज का जो हमारा सेशन है वो किड्स के हवाले से, तो आप प्लीज थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दें कि ये होता क्या है, तो फिर फर्दर जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, एक्चुअली रिकेट्स जो है इट्स अ डिजीज ऑफ ग्रोइंग बोन्स। जो हड्डियां बढ़ रही होती हैं बच्चे के पैदा होने के बाद, उसमें कुछ इनएडिक्वेट मिनरलाइजेशन, यानी कि कुछ खास किस्म की नमकियात, मिनरल्स जो बॉडी में या तो इनटेक की कमी की वजह से होते हैं या कोई जेनेटिक मारूसी कमी कमजोरियों की वजह से होते हैं। जब वो बॉडी में प्रिवेल करते हैं तो रिकेट्स की बीमारी जन्म लेती है। एक्चुअली ये जो ग्रोइंग बोन्स होती हैं हमारी, जो अपर लिम्स की और लोअर लिम्स की जो डिस्टल पार्ट्स होते हैं, इनकी ऊपर एक एपिफिजियल पार्ट्स होता है, और एपिफिजियल पार्ट एक्चुअली ग्रो कर रहा होता है। एपिफिसिस के फ्यूजन से पहले अगर बॉडी में मिनरल्स की तादाद पूरी नहीं हो तो आपकी जो एपिफिसिस से पहले ग्रोथ प्लेट्स हैं वो थिकन होना शुरू हो जाती हैं, मोटी होना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि ग्रो जो बोन्स है उन्होंने तो ग्रो करना ही करना है, लेकिन अगर वहां पे मिनरल्स नहीं पड़े हुए तो जो प्लेट्स हैं वो सख्त होने की वजह से ग्रो नहीं करने देती बोन्स को। ठीक है। उसकी वजह से आपकी स्लोली स्लोली हड्डियां टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा मल्टीपल एक जनरल फिजिकल फीचर्स जो एक ग्रोइंग बेबी के हैं वो डीरेंज होना शुरू हो जाते हैं। उसकी ओवरऑल बिहेवियर खराब होना शुरू हो जाता है, और जो सबसे बड़ा इसमें कंसर्न होता है कि बच्चे की जो स्टैंडिंग और वॉकिंग एबिलिटी है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो तो दिस बेसिकली इज इसकी ये पैदा किस तरह से होता है, कि क्या इसकी रीजंस क्या होती है इसकी बैक पे, जिसकी वजह से रिकेट्स जो है वो मतलब बच्चों में पाया जाता है? टॉप मोस्ट कॉज तो मतलब एशियन कंट्रीज के अंदर या ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो मेजर कंसर्न होती है, जो मेजर कॉज होती है रिकेट्स के जन्म लेने के लिए। और इसके साथ अगर बॉडी में, जब आपकी बॉडी में विटामिन डी ना हो तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। इन दो कमजोरियों की वजह से, इन दो डेफिशिएंसीज की वजह से रिकेट्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये तो है इसकी मेजर जो प्राइमरी कॉजेज हैं। इसके अलावा बहुत सारी और कॉजेज भी हैं जिसमें आपके बहुत सारे कंजेनिटल डिसऑर्डर्स, गुर्दे से रिलेटेड कुछ ऐसी मारूसी बीमारियां, जिगर से रिलेटेड कुछ ऐसी मारूसी बीमारियां, प्रॉपर सनलाइट नहीं ले रहे हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो मैटरनल रिस्क फैक्टर्स होते हैं अगर वो नहीं प्रॉपर सनलाइट लेते, उससे ये मैटरनल डेफिशिएंसीज विटामिन डी की, कैल्शियम की, फॉस्फेट की, वो ट्रांसफर हो जाती हैं बच्चे के अंदर। और अगर बच्चे को भी माएँ प्रॉपर धूप नहीं लगवाती तो उससे भी विटामिन डी की जो एब्जॉर्प्शन है या उसकी जो इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन के लिए जो यूवी लाइट चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से रिकेट्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। सो कट शॉर्ट, एक्चुअली इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं या करेक्टराइज करते हैं, या इसको हम स्ट्रीमलाइन थोड़ा सा इस तरह से करते हैं कि अगर एक बेबी डिलीवर हुआ
और एट द एंड ऑफ 1 मंथ पेरेंट्स लेके आए बेबी को, उसको एग्जामिन किया जाता है। अगर जो पीडियाट्रिशियन है उसको हल्का सा भी एक फीलिंग है कि बच्चे में थोड़ी बहुत विटामिन डी या कैल्शियम की कमी नजर आ रही है, तो वो मोस्टली विटामिन डी और कैल्शियम की सप्लीमेंट्स दे देता है, या माँ बाप को कह देता है कि बच्चे को प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर दें। साथ वो मैटरनल, अगर बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे हो तो कह देते हैं कि माँ अपनी कैल्शियम और विटामिन डी की इनटेक प्रॉपर ले। आफ्टर गेटिंग सम लैब्स, अगर माँ के अंदर कमजोरी है, उसकी डेफिशिएंसीज पिक हो रही हैं कैल्शियम फॉस्फेट, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड विटामिन डी की, तो फिर उसमें माँ को भी जरूरी होता है कि वो अपनी सारी कमजोरियां ये वाली कैल्शियम विटामिन डी की सप्लीमेंट्स की और वो पूरी करे थ्रू प्रॉपर सप्लीमेंट्स, ताकि बच्चे में रिकेट्स डेवलप ना हो। और इन द साइमल्टेनियसली हम बच्चे में भी विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दे देते हैं। अच्छा, ये मोस्टली अब पिक हो जाती है अर्ली एज ग्रुप के ऊपर ही। इसके बड़े टिपिकल से फेशियल फीचर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ टिल 5 ईयर ऑफ लाइफ तक, ये बड़े आराम से पिक हो जाती है। इसके बहुत अगर मैं घर में बैठे हुए अपने सारे नाजरीन को ये बोलना चाहूँ, जितनी माएँ हैं जितने बाप हैं, वो अपने बच्चों को एक दफ़ा थॉरली हेड टू टो एग्जामिन करें, मुआयना करें, तो उनको बहुत सारी चीज़ें पिक हो जाएंगी। उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके बच्चे के अंदर कोई थोड़ी बहुत रिकेट्स या हाइपोकैल्सीमिया या हाइपोफॉस्फेटीमिया डेवलप तो नहीं हो रहा। इन इधर केस अगर है तो वो बहुत ज़रूरी है उस बच्चे को अपने करीब तरीन जो भी उनके पीडियाट्रिशियन है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनको लाजमी मिले, उनको लाजमी चेकअप करवाएं और इन्वेस्टिगेशंस करवाएं और ट्रीटमेंट करवाएं। इसके मैं कुछ क्लिनिकल फीचर्स शेयर कर देता हूँ। मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनका ये जो फ्रंटल जो फोरहेड होता है ये बोस करना शुरू कर देता है, साइज में बड़ा होना शुरू हो जाता है। क्रेनियोटेबिस, छोटे बच्चों के अंदर जो ये सर की हड्डियां होती हैं उनके अंदर जो जोड़ होते हैं, जो सूचर्स कहते हैं, बहुत नरम होने शुरू हो जाते हैं। जो एंटीरियर फॉन्टेनल है, जो एक दरमियान में सर के फ्रंट के ऊपर एक होल होता है जो आहिस्ता आहिस्ता फ्यूज होकर बंद हो जाता है टिल 18 मंथ्स ऑफ लाइफ तक। लेकिन अगर 18 महीने तक ये बंद नहीं हो रहा तो आपको परेशान होना चाहिए, क्यों नहीं बंद हो रहा है, इसके पीछे रिकेट्स लाजमी बैठा होगा। अच्छा, इसके अलावा जब आप बच्चे के अंदर कोई जिटरीनेस आ रही है, छोटे बच्चे के अंदर लाइक टिल 30 डेज ऑफ लाइफ तक बच्चे की एक टांग हिल रही है, बच्चे में एक फिट लेग एक्टिविटी आ रही है जो कि किसी और चीज से रिलेट नहीं कर रही, लाइक फीवर, इन्फेक्शन और एनीथिंग एल्स, तो फिर आपने परेशान होना है कि लाजमी है कोई ना कोई रिकेट्स वाला फिनोमेना स्टार्टिंग फेज में स्टार्ट हो गया होगा। फिर जब बच्चा 6 मंथ्स के बाद 8 मंथ्स की तरफ जाता है तो उसकी एक डेंटिशन, दांत निकलने का अमल स्टार्ट होता है। नॉर्मली 6 मंथ्स ऑफ लाइफ या 7 मंथ्स ऑफ लाइफ पे बेबी अपने इंसाइजर्स, जो सामने वाले जो दांत हैं, ये इरप्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर 8 मंथ तक बच्चे के इंसाइजर्स नहीं इरप्ट हो रहे तो आपने ये चीज जहन में रखनी है कि रिकेट्स या कैल्शियम या फॉस्फेट या विटामिन डी, इनमें से कोई एक चीज की डेफिशिएंसी लाजमी है इसके अंदर, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जाएं। देन अगर 12 और 13 मंथ्स तक आपके मोलर्स और 18 मंथ्स तक आपके प्री मोलर्स और मोलर्स नहीं निकलते, तब भी आपने ये चीज जहन में रखनी है। कभी कभी होता ये है कि माँ ने एक अच्छी डाइट ले ली, बच्चे को एक विटामिन डी की सप्लीमेंट्स हल्के फुल्के मिल गए ऑन एंड ऑफ, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बड़ा स्ट्रांगली एडहेरेंस नहीं रखती मेडिकेशंस के साथ, कुछ दरमियान में पुअर कंप्लायंस का शिकार हो जाते हैं, कुछ ड्यू टू इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं अफोर्ड कर पाते। तो होता क्या है कि बच्चे कुछ देर के लिए तो रिकेट से बचे रहते हैं, लेकिन जब वो सेकेंडरी रिकेट में शिफ्ट होते हैं लाइक आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज में, तब आपको अंदाजा होता है कि हाँ, ये रिकेट्स पहले जो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लिया गया था वो नहीं अब कंट्रोल हो पा रहा। ठीक है, सो ये एक मेजर से क्लिनिकल फीचर्स हैं जो हर माँ बाप अपने बच्चे में नोट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर वो जो बाकी फीचर्स हैं वो फिर डिटेल्ड फीचर्स होते हैं, वो बेहतर है कि किसी कंसर्न्ड मेडिकल एक्सपर्ट से ही मिलें ताकि वहां से ले सकें। डॉक्टर शहजाद, जैसे कि आपने बताया कि अगर माँ को मतलब उसको डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी है, विटामिन डी की उसमें कमी है, तो वो बच्चे में भी तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे के पैदा होने से पहले, मतलब जब बच्चा पैदा हुआ है तो पैदा होते साथ ही उसमें रिकेट्स की बीमारी भी हो सकती है अगर उसकी मदर ने प्रॉपर विटामिन डी नहीं लिया, उसने अगर सूरज की रोशनी नहीं ली, तो ये इसका मतलब ये राइट है? बिल्कुल राइट है। एक्चुअली होता क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज बहुत सारी डेफिशिएंसीज चल रही होती हैं, इधर प्राइमरी डेफिशिएंसीज, सेकेंडरी।
प्राइमरी डायरेक्टली जो लिंक करती हैं आपकी मैल पॉवर्टी की वजह से, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से, या जो बहुत सारे हमारे फीमेल्स हैं वो नहीं कंट्रोल कर पाती अपनी ईटिंग हैबिट्स को, जो कि चाहिए ग्रोइंग बेबी के लिए। और सेकेंडरी में कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी आपकी चल रही होती है, लाइक कोई पैराथायरॉयडिज्म चल रहा होता है, कोई आपकी रीनल डिसऑर्डर्स चल रहे होते हैं, रीनल लॉसेज हो रही होती हैं, लेकिन वो पिक नहीं हो पाती, पता नहीं चलता, सिम्टम्स होते भी हैं तो वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इन इधर केस माँ के अंदर विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फेट, ये सारी चीज़ों की डेफिशिएंसीज प्रिवेल करती हैं जो ट्रांसफर हो जाती हैं आपके बेबी के अंदर। अच्छा, ये तो है वो जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है। यहाँ तो वो जो माँ है वो ले नहीं रही, उनसे लिया नहीं जा रहा, वो किसी भी वजह से हो सकता है, या फिर इसमें जो दूसरी वजूहात होती हैं उसमें सारी आपकी क्रॉनिक डिजीजेज आ जाती हैं, जिसकी वजह से माँ के अंदर ये डेफिशिएंसीज प्रिवेल करती हैं जो ट्रांसफर हो जाती हैं। और तीसरे नंबर पे जेनेटिक मारूसी बीमारियां भी कुछ इसमें ऐसी होती हैं, जैसे विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट है, विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स है, फिर सिंड्रोम्स हैं ऐसे जो मारूसीपन का शिकार होते हैं, यानी कि आपके आबाओ अजदाद में कुछ ऐसी फैमिलीज, कुछ ऐसे जनरेशंस गुजरी होती हैं जिनके अंदर कुछ खास तरह के जीन डिफेक्ट्स होते हैं, और उनके अंदर भी ये ट्रांसफर हो जाती है। वो उस केस के अंदर तो फिर डेफिनेटली हम कुछ खास कर नहीं सकते, लेकिन बाकी चीज़ों के अंदर जितनी और इसकी कॉजेज हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक 99% वो ही निकलती हैं जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में फॉल करती हैं। तो इट्स बेटर कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज अपनी जितनी डेफिशिएंसीज हैं उनको प्रॉपरली चेक करें, उनको प्रॉपरली कैटर करें, उसको देखें आपका सीरम कैल्शियम लेवल कितना आ रहा है, अगर 8 से कम है या जो भी आप लैब यूज करते हो उसकी रेफरेंस रेंज में अगर वो लोअर लिमिट पे है तो यू हैव टू टेक द अटमोस्ट डोज ऑफ दैट एलिमेंट डेफिशिएंसी, वो आपने पूरी करनी होती है, जो रिक्वायर्ड आपकी होती है वो आपने लेनी होती है। इसी तरह से विटामिन डी भी अगर आपकी बॉडी में कम जा रहा है तो डेफिनेटली डेवलपिंग फीटस के अंदर भी उसकी डेफिशिएंसी रहेंगी। और अगर माँ ने प्रेगनेंसी अवॉइड की, जैसे अब बहुत सारी हमारी फीमेल्स हैं जो सन ब्लॉकर्स यूज करती हैं, अपनी बॉडी को सूरज की छांव से बचा के रखती है। अब जब आपने सन की यूवी लाइट को ब्लॉक कर दिया तो आपकी जो एक्चुअली जो विटामिन डी है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है बॉडी के अंदर, हर एक की बॉडी में होता है। वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट तब होता है जब सन की लाइट, लाइक यूवीबी लाइट्स जो है ना, यूवी लाइट्स, अल्ट्रावायलेट लाइट्स, वो जब आपकी स्किन को टच करती हैं तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में। अब जब एक्टिव फॉर्म में विटामिन डी बॉडी में ट्रेवल करता है तो आपका कैल्शियम लेवल भी नॉर्मल रहता है, बिकॉज विटामिन डी ही चाहिए होता है आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए फ्रॉम इंटेस्टाइन। आपका फॉस्फेट लेवल भी ठीक रहता है, और एक्चुअली विटामिन डी ही वो एक कैरियर है जो आपके कैल्शियम फॉस्फेट को बोन तक लेके जा रहा होता है और बोन में डिपोजिशन करवा रहा होता है। लेकिन जब आपकी ये इनएक्टिव फॉर्म में फिरता रहेगा बॉडी में तो उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। ठीक है, ये रिकेट्स से जैसे कि आपने पहले भी बताया कि जब किसी बच्चे को रिकेट्स होता है तो उसकी ये जो पेशानी वाली हड्डी है ये आगे निकल आती है। तो बेसिकली रिकेट्स से कौन से हार्मोन्स मुतासर होती हैं? और जैसे आपने इसका तो बता दिया, इसके अलावा अगर कोई जिस्म का हिस्सा मुतासर होता है तो वो भी आप प्लीज गाइड कीजिएगा। जी, बेसिकली तो ग्रोइंग बोन्स की ये बीमारी है। बच्चा की जो रिस्ट होती है, जो एंकल्स होती हैं, ये बड़ी प्रोमिनेंटली नजर आनी शुरू हो जाती है, मोटी हो जाती हैं, और इसके और हैंड के दरमियान में ग्रूव सा फील होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो ग्रूव एक चबी बच्चे के अंदर भी आता है, ये लाजिम नहीं है कि ग्रूव है तो मस्ट है रिकेट्स है। उससे पीछे आपने देखना है कि ये जो रिस्ट वाला एरिया है क्या ये बहुत मोटा है, थिक हो गया है। दूसरे नंबर पे आपने देखना बच्चा जब 6 मंथ्स का बेबी नॉर्मली जो है वो बैठना शुरू कर देता है और 9 मंथ्स का बेबी खड़ा होना शुरू हो जाता है। अगर 9 मंथ का बेबी खड़ा नहीं हो पा रहा तो समझ जाएं कि कोई उसकी वीट बेरिंग बोन के ऊपर मसला आ रहा है। उसकी हड्डियों को आपने देखना है, छोटे बच्चों की, जो 1 साल से छोटे बच्चे, वो थोड़ी सी आपको टेढ़ी नजर आती है। अगर आपको वो टेढ़ी नजर आ रही है तो डेफिनेटली बोइंग ऑफ लेग्स डेवलप हो गया। और बोइंग ऑफ लेग्स जो है वो एक बहुत प्रोमिनेंट सा फीचर है, क्लिनिकल फीचर है रिकेट्स का। अच्छा, जब ओल्डर चिल्ड्रंस हो जाते हैं तो उनमें नी नॉक होना शुरू हो जाता है, हड्डियां जो आपकी नी जॉइंट्स होते हैं वो आपस में ऐसे मूव
मिलना शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग वॉक वो उनकी नी आपस में ऐसे से टच करती है। बड़े बच्चों में आप इस तरह से पिक कर सकते हैं, छोटे बच्चों में आपकी बोइंग ऑफ लेग्स से आप पिक कर सकते हैं। फिर क्या होता है, बच्चे मोस्टली ना रात को कहते हैं अम्मी मेरी टांगे दबाते हैं, अम्मी मेरे पाँव दबाते हैं, मैं सुबह थोड़ा सा खेला हूँ, दर्द हो रही है बहुत ज्यादा। माएँ और बाप कहते हैं चलो छोटा बच्चा है शायद इसलिए, लेकिन उसके पीछे ये जो बोनी पेन्स है ना, ये जो रीजनिंग है वो कैल्शियम फॉस्फेट और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। जब तक आप उसको, अगर आपका बच्चा परसिस्टेंटली वीक में 2 से 3 बार कह रहा है कि अम्मा मुझे दबाएं, मतलब 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा अगर कह रहा है कि मुझे दबाएं, या वो छोटा बच्चा लेथार्जिक पड़ा हुआ है, हिल ही नहीं रहा, थोड़ा सा चलता है फिर आके बैठ जाता है, तो समझ जाएं कि रिकेट्स जो है या तो वो इनिशियल फेजेस में है या वो डेवलप हो चुका हुआ है। तो उसके लिए जितना जल्दी हो सके आप इन्वेस्टिगेशंस करवाएं। इसकी बड़ी सिंपल से इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक एक्सरे करवाना होता है, बाकी कुछ ये कैल्शियम फॉस्फेट और विटामिन डी के टेस्ट हैं। इसके बाद कुछ हार्मोन्स हैं स्पेशल जो हमने देखने होते हैं। अगर प्राइमरी कॉजेज में रिकेट्स ना आइडेंटिफाई हो रहा हो और क्लिनिकली बच्चा हमें रिकेट्स वाली कैटेगरी का मिल रहा हो, तो फिर हम रेयर कॉजेज की तरफ जाते हैं, वो जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी आपसे। ठीक है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को रिकेट्स की बीमारी होगी, जैसे आपने कहा उसके टेस्ट करवाएं कैल्शियम के, विटामिन के, जो भी इसके टेस्ट हैं, या एक्सरे है। अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी है, उसको कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी है और उसका एक्सरे भी प्रॉपर नहीं आ रहा, मतलब उसको रिकेट्स की बीमारी है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसके खुदा ना खास्ता? अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज ज़हन नशीन कर लें सारे लोग कि ये एक ऐसी बीमारी है जो ट्रीटेबल है, रिकवरेबल है, ठीक है। टोटली रिवर्सिबल है। विद इन सम मंथ्स बच्चा नॉर्मेलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाता है, क्लिनिकली भी और लेबोरेटरिकली भी। ये चीज़ ज़हन नशीन करनी सबसे पहले ज़रूरी है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको बस पिक करना है, थोड़े से टेस्ट करवाने हैं और इलाज करा लेना है। हाँ, अगर खुदा ना ख्वास्ता आपके बच्चे को रिकेट से आपने पिक ही नहीं किया, कंडीशन खराब होती जाएगी, तो बोन्स में सबसे पहले जब भी बच्चा प्रेशर डालेगा तो फ्रैक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे, हेयर लाइन फ्रैक्चर्स आने शुरू हो जाएंगे बच्चे के अंदर। एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। सेकेंडली, अगर आपकी विटामिन डी और कैल्शियम और फॉस्फेट बॉडी के अंदर काफी देर तक एक डेफिशिएंसी का शिकार रहे, तो आपके जहां तो बोन्स और हमने रीनल की बात की थी, तो आपकी बॉडी के बहुत सारे और ऑर्गन्स में भी कैल्शियम और विटामिन डी चाहिए होता है। लाइक जैसे हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए कैल्शियम एक बहुत प्रोमिनेंट इंट्रासेलुलर कंपोनेंट है। जब आपकी बॉडी में कैल्शियम ही नहीं होगा तो आपको आहिस्ता आहिस्ता डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी डेवलप होना शुरू हो जाएगी, आपको रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाएंगी, आपको फिट लेग एक्टिविटी हर दूसरे दिन कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से बढ़ना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे बड़ी उम्र के भी लोग हाथ पांव मुड़े हुए, उंगलियां अकड़ा के ले आते हैं, जिसे टेटनी कहते हैं। वो जो टेटनी है एक्चुअली वो हाइपोकैल्सीमिक कोज की वजह से होती है, बॉडी में कैल्शियम लेवल कम हो जाते हैं जिसकी वजह से टेटनी डेवलप कर जाती है। तो कॉम्प्लिकेशन अगर आप सिर्फ रिकेट्स की देखें तो वो आपकी ग्रोथ पे इफेक्ट करेगी, बच्चे की हाइट स्टंटेड रह जाएगी, छोटा रह जाएगा, हेयर लाइन फ्रैक्चर्स आने शुरू हो जाएंगे, उसको विटामिन डी की कमी की वजह से या कैल्शियम की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहना शुरू हो जाएगा बच्चा। बच्चे की नॉर्मल एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी जो है वो कम से कम, आईक्यू लेवल बच्चे का थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो जाएगा। फिर एलोपेशिया जो हेयर फॉल बच्चों में आ जाता है, या बड़ा स्पार्स मतलब एक हेयर्स बीमारी निकल, से आगे डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस जो है वो जन्म लेना स्टार्ट कर देती है। ऐसा ही है। तो वो वाला सीन है कि बस एक हल्की सी चिंगारी लगती है और पूरे जंगल को लपेट लेती है छोटी सी चीज, बस पिक करने की बात है। और अनफॉर्चुनेटली ये 19th सेंचुरी में ये जब डायग्नोज हुई थी और इसको लेबल दिया गया था, तो ये जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे ये बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रिवेल कर रही थी, लेकिन उनकी एक अच्छी सर्विसेज की वजह से, एजुकेशनल जो उन्होंने पोस्टर्स लगाए, चैनल्स पे आके बोला, उसके बाद जो मदर्स हैं, जो बच्चों के वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, उन्होंने अपने ऊपर भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया और फिर अपने बच्चों में भी इम्प्लीमेंट किया। और अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप्ड कंट्रीज में तो बहुत रेयर की कोई केस मिल जाए, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं स्पेशली एशियन कंट्रीज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका इंसिडेंस है। और उसकी वजह यही है कि हम जो हैं अब यहाँ पे, चले एक ऐसा इलाका जो हाई एल्टीट्यूड पे है, कोई ऐसा ट्रॉपिकल रीजन है जहाँ सनलाइट आती ही नहीं है, वेदर का इशू है, चले वहाँ पे तो एक जस्टिफाइड है, फिर हम उसमें तो कोई इतना खास कर नहीं सकते कुछ, फिर हमें सप्लीमेंटेशन देनी है। लेकिन एक ऐसा इलाका लाइक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जहाँ पे आपको सनलाइट भी एक प्रॉपर मिल रही है, इसके बावजूद यहाँ पे हर 4th और 5th
बेबी आपको रिकेट्स की कैटेगरी में फॉल करता हुआ मिले तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो ये एक हाई अलार्मिंग डॉक्टर शहजाद, कंडीशन। हम ये कह सकते हैं कि जैसे आजकल टेक्नोलॉजी मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, माएँ जो है वो सारा दिन एसी के अंदर, सुबह होती है एसी ऑन करती हैं और फिर रात गए तक एसी चलते रहते हैं, ठीक है। चाहे वो प्रेगनेंसी की हालत हो या वो बच्चा मतलब बच्चे ने जन्म ले लिया है, जन्म लेने के बाद भी उनका यही सिनेरियो होता है कि सारा दिन एसी के अंदर बैठे रहना है। तो क्या इसकी मेन रीजन ये भी बिल्कुल हो ऐसा, सकती है? बिल्कुल ऐसा ही है। हमें एक्चुअली एक म्याना रवि के साथ आप रहें, बेशक गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी यूज़ करें, लेकिन अपनी बॉडी को वो सारी चीज़ें भी दें जो उसकी ज़रूरत है। लाइक अगर हम इससे कोई 200-300 ईयर्स पहले चले जाएं तो तब भी ये डिजीज़ होगी, डेफिनेटली डायग्नोज नहीं हुई थी, तब भी ये बच्चों को, बड़ों को अटैक करती होगी, लेकिन ये उस लेवल पे नहीं करती होगी बिकॉज उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल थी। लोगों ने उसी एक एनवायरनमेंट में अपने रहना था, उसमें उनको सनलाइट भी मिलती थी, चीज़ें भी मिलती थी। तो अभी अगर आप इसको प्रॉपरली म्याना रवि के अंदर रखें तो डेली अपनी बॉडी को सनलाइट दें, विटामिन डी की सप्लीमेंटेशंस खुद को भी दें, बच्चों को भी दें, कैल्शियम सप्लीमेंटेशंस दें। लाइक इसमें डाइटरी जो रिसोर्सेज हैं, जो रिच हैं, जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, अगर हमें लगता है कि हमें खुद को फील हो रहा है कि हम कैल्शियम और विटामिन डी के डेफिशिएंट हैं या हमारे बच्चे में सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम उनकी डाइट इस टाइप की रखते हैं सनलाइट्स के साथ। अच्छा ये भी नहीं कर रहे हैं खाली सनलाइट देते रहें। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो जब उन्हें हम बताते हैं तो ये कहते हैं अच्छा डॉक्टर साहब 15 दिन हो गए हैं सूरज की रोशनी डेली लगवा रहे हैं हम, और अच्छा तो खाने में क्या दे रहे हैं? तो जी खाने में तो ये वही जंक खा रहा है जो एक अरसे से खाता आ रहा है। तो भाई उसमें हम क्या कर सकते हैं? खाली सनलाइट इज नॉट द राइट ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली। उसमें ना आपको आपको साइमल्टेनियसली मेडिकेशंस भी करनी होती हैं और आपको डाइटरी जो सप्लीमेंटेशन है वो देनी जरूरी है, बिकॉज हम एक बच्चे को बहुत लंबे टाइम के लिए मेडिकेशंस पे नहीं रख सकते, हमने एक लिमिटेड टाइम टेन्योर के लिए रखना होता है। इसकी अपनी एक प्रोटोकॉल्स हैं, स्टॉस थेरेपी है, उसके बाद मेंटेनेंस थेरेपी है, वो मैक्सिमम 3 to 6 मंथ्स चलती है और फिर बंद हो जाती है। लेकिन जैसे हम इसको ठीक है। बंद करते हैं ना, थ्रू आउट मेडिकेशन भी हम डाइटरी रिसोर्सेज बॉडी के अंदर फेंक रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं, माँ बाप को गाइड कर रहे होते हैं कि अब आपने बच्चे को, लाइक अगर हम रिकेट्स को देखें तो सबसे ज्यादा जो विटामिन डी के रिसोर्सेज हैं अगर देखे जाए तो वो मिल्क है। उसके बाद आपके जी। ये जो फिश लिवर ऑयल्स जो हैं ये वाले बड़े, इनमें अच्छा एक रिसोर्सेज पाया जाता है। उसके अलावा आपकी जो है क्या उसको कहते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ फिशेज हैं, उसमें भी विटामिन डी के अच्छे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आपके बहुत सारे जी। सीरियल्स हैं, बहुत सारी ऐसी कैटेगरी जैसे योगर्ट है, उसके अंदर भी एक विटामिन डी और कैल्शियम का एक सही अमाउंट पाया जाता है। तो हमने अपने बच्चे को एग एग योग बहुत रिच सोर्स है विटामिन डी और कैल्शियम और फॉस्फेट का। तो हमने अपने बच्चे की जो डाइट है वो ऐसे बैलेंस करनी है कि वो एक तो जब उसकी मेडिकेशंस बंद हों तो उसकी जो लेवल्स हैं बॉडी के अंदर, सीरम के अंदर विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फेट, वो नीचे ना गिर जाए, उसको मेंटेन ठीक है। रखें। बिकॉज ये टाइम पीरियड, ये इस टाइम पीरियड में ग्रोइंग बोन्स वाला टाइम पीरियड गुजर गया तो फिर चाहे डेफिशिएंसी होती रहे वो इतना इफेक्ट नहीं करेगी बॉडी को। हम्म। लेकिन अगर उस इस टाइम पीरियड में हमने बच्चे को ये डाइटरी रिसोर्सेज पे ना रखा मेडिकेशंस बंद होने के बाद, तो ये दोबारा से खराब करेगी। कट अच्छा, शॉर्ट, अगर वेरी रिकेट्स की, सिंपल। जी जी, जी जी जी। आप प्लीज एक्सप्लेन करिए। हाँ तो कट शॉर्ट एट द एंड ऑफ दिस यही है एक चीज कि आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है इसको। आप घर में बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप बच्चों के साथ खेलते हुए उनको आप ये कपड़े उतारें और उनको देखें, हेड टू टो खुद एग्जामिन करें, इंटरेस्ट लें कि मेरे बच्चे में क्या मसला है। ये 10 महीने का हो गया, दांत नहीं निकल रहे, क्या वजह है, इसका हम्म। सर क्यों बड़ा हो रहा है, इसका इंटीरियर फॉन्टेनेले बल्ज क्यों कर रहा है या खुला क्यों है अभी तक, ये खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा, ये चलता है तो देखो इसके पाँव बाहर की तरफ निकले हुए हैं या इसकी टांगे अंदर की तरफ हैं। अच्छा बस हमारा बच्चा, अच्छा अब ये भी है इसमें होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स आके ये भी कहते हैं कि हमारा बच्चा माशाल्लाह से ब्रेस्ट फेड कर रहा है और प्रॉपर सारी चीजें ले रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसको ये क्यों हो गया। एक्चुअली होता ये है कि ठीक अगर है। आप सिर्फ ब्रेस्ट फीड करवा रहे, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड दे रहे हो, तब भी अगर माँ के अंदर कमी है तो बच्चे को भी नहीं सप्लीमेंटेशन जा रहे और माँ को भी नहीं जा रहे। एग्जैक्टली। तो वो विटामिन डी डेफिशिएंट जो मिल्क है वो बच्चे के अंदर जा रहा है। तो इसीलिए फिर उसको शिफ्ट किया जाता, फिर बताया जाता है कि या तो आप इसके साथ कोई ऐसा विटामिन डी रिसोर्स्ड मिल्क यूज कर लें या आप अपनी डाइट बेहतर कर लें। तो आपने ना सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है घर के अंदर, वीकली बेसिस पे कर लें, मंथली बेसिस पे कर लें। अगर आपको कोई भी इसमें सस्पिशन नजर आया जी के बच्चे में कोई किसी किस्म की डेफिशिएंसी फील हो रही है, हमें कोई सिम्टम नजर आ रहा है, कोई साइन नजर आ रहा है,
तो इट इज़ मस्ट कि आप जाएं कंसर्न डॉक्टर के पास, जो आपके करीब तरीन पीडियाट्रिशियन बैठते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बैठते हैं, उनके पास जाएं, उनसे शेयर करें अपने सारे क्वेरीज, और उसके बाद जैसे जैसे वो कहें, बड़ी माइनर से बहुत सिंपल से लैब टेस्ट हैं, मतलब विद इन अ डे आपके बच्चे का डायग्नोसिस जो है वो बन जाता है, और बहुत ही लिमिटेड सी मेडिकेशंस हैं, कोई बहुत महंगी तरीन दवाइयाँ भी नहीं है कि जिसके लिए हम परेशान हों, ये हर एक के पहुंच से दूर होगा। बहुत एक सिंपल सी चीज़ है, और लाइक बहुत छोटे बच्चे को देखें तो दिन में 5 से 6 कतरे होते हैं, एक आधा सिंपल सी इंजेक्शन होता है जो तोड़ के पिलाना होता है, और धूप लगवानी होती है, दैट्स ऑल। अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट दिस बेबी, और आल्सो इट आल्सो इफेक्ट्स जो है उसकी बोन्स पे भी इफेक्ट करेगा, और सारी मेंटल हेल्थ। डेफिनेटली द मेंटल हेल्थ जो है वो फिर जो पेरेंट्स की है वो एक बहुत रिस्क फैक्टर हो जाता है फिर आपके अपकमिंग बेबीज के लिए। फिर माँ बाप एक उसमें परेशान रहते हैं, तो इट्स बेटर कि पहले आइडेंटिफाई कर लिया जाए जितना जल्दी हो सके, और उसके अकॉर्डिंगली ये फिर मेरा एक मेडिसिन के रिलेटेड ही, मतलब जब बच्चे का ट्रीटमेंट हो रहा होता है, तो मेरा उसी के रिलेटेड ही एक आपसे सवाल है कि मतलब अगर सप्लीमेंट्स जो है, अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, तो कितनी एज के बच्चों को हम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं? अगर बच्चा 2 महीने का है तो क्या उसको सप्लीमेंट देना मतलब ठीक है? और मतलब कौन सी एज उसके लिए ज्यादा बेहतर है कि हम उसको सप्लीमेंट्स दें, और कौन सी एज में जस्ट हमें फूड पे या मदर का जो फीड है उस पे हमें गुजारा करना है? जो फर्स्ट 6 मंथ्स होते हैं ना, उसमें तो सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट्स आपने मिल्क ही देना होता है, एक्चुअली सॉरी, सिर्फ मिल्क देना होता है, इधर मदर फीड और फार्मूला मिल्क। हाँ, अगर इस एज ग्रुप में विटामिन डी आता है तो हमने विटामिन डी के ड्रॉप्स आ जाते हैं मार्केट में, उस फॉर्म में सप्लीमेंट्स जो है बॉडी में उतार देते हैं, और किसी फूड स्टफ जो है वो हम ऑफर नहीं करते बच्चे को। हाँ, आफ्टर 6 मंथ्स जब बच्चा वीनिंग आइटम्स लेना शुरू कर देता है, जब उसकी रिकमेंडेशंस आ जाती हैं, फिर हम ये सारी जो डाइटरी रिसोर्सेज हैं ये यूज़ करते हैं और उसमें ऐड करते हैं। लेकिन बिफोर 6 मंथ जस्ट मदर फीड और फार्मूला मिल्क, और उसके साथ आपके जो विटामिन डी के ड्रॉप्स हैं या कैल्शियम के सिरप्स हैं, जो और थोड़ी बहुत मेडिकेशंस हैं, वो हम थ्रू मेडिसिन ही बच्चे की बॉडी में उतारते हैं, इन एडिशन टू सनलाइट एक्सपोजर। ठीक है, परफेक्ट। सो डॉक्टर शहजाद, हमारा आज का सेशन जो है यहाँ पे ही तमाम हुआ। आपने बड़े जबरदस्त तरीके से मेरे व्यूअर्स को बताया कि क्या इसकी कॉजेज होती हैं, क्या सिम्टम्स होती हैं, मदर को किस तरह से पता चलता है कि उसके बच्चे को रिकेट्स की बीमारी हो चुकी है, और फर्दर उसका क्या क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है, कौन से लैब टेस्ट हैं, विटामिन डी के लैब टेस्ट हैं, कैल्शियम के हैं, या फर्दर उसका एक्सरे करा के सिंपल जो है वो एक दिन में उसका डायग्नोज किया जा सकता है। और फर्दर अगर कोई भी मतलब किसी भी पेशेंट को कोई भी ज्यादा इशू है तो वो डेफिनेटली अपने जो नियरेस्ट उसका चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उससे कंसल्ट करके तो अपनी डायग्नोज करा सकता है। डॉक्टर शहजाद, मैं लास्ट में आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आप से अगर कोई भी पेशेंट, मेरा व्यूअर जो है वो कंसल्ट करना चाहता है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? ओके, जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, अगर उनके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो इलाज मुआलजा एप्लीकेशन के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करें। आई एम ऑलवेज हियर टू आंसर ऑल द क्वेरीज। इसके अलावा जो लोग पर्सनली मुझे विजिट करना चाहते हैं, तो इलाज मुआलजा की साइट पे जाके मेरे सारे क्लिनिक्स के टाइमिंग्स और डेज मेंशन है। डीएचए की जो आवाम है वो डीएचए में मुझे चेक करा सकते हैं। एक मैंने टाउनशिप में क्लिनिक किया हुआ है, वहाँ की आवाम मुझे वहाँ चेक करवा सकती है। कैंट वाले लोग जो हैं वो मुझसे एयरपोर्ट रोड पे एक क्लिनिक है, वहाँ पे आके कंसल्ट कर सकते हैं। और बाकी जो भी ऑनलाइन हैं क्वेरीज, वो आप इलाज मुआलजे के थ्रू मुझसे कर सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है डॉक्टर शहजाद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी प्रीशियस टाइम। वी आर रियली ग्रेटफुल कि आपने बड़े जबरदस्त तरीके से इसको जो है वो गाइड किया मेरे व्यूअर्स को। मैं आज इसी सेशन के साथ मतलब अब अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहूंगा। डेफिनेटली हम एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।